नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं फिर से भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं। तो चलते हैं आज के नए टॉपिक की ओर। और दोस्तों, आज का नया टॉपिक है अनुसूचियां। क्या पढ़ेंगे हम? अनुसूचियां। आज की जो क्लास है, आज की इस क्लास में हम अनुसूचियों को लेकर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान की अगर अनुसूचियों की हम बात करें तो मूल संविधान में अनुसूची थी 8। कितनी थी दोस्तों? 8। पहला प्रश्न तो यही बनता है। दूसरा प्रश्न अगर बनेगा तो वो बनेगा कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। आपको खूब पता है कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा है? विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान की अगर बात करें तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। कब? जब भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में अगर आप बात करें तो वर्तमान में ये अनुच्छेद 395 है। अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। और भाग की अगर बात करें हम तो कितना है? 22 के 22 हैं। पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा है? सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान की बात अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होगा तो उस समय दोस्तों कितने अनुच्छेद थे? 395। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 और 22 भाग थे। क्लियर है? अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। अगर अनुसूचियों की हम बात करें, क्योंकि क्लास में आज की जो क्लास है वो विशेष रूप से फोकस किस पर रहेगा? अनुसूचियों पर। अनुसूचियों की बात करें दोस्तों तो 12 अनुसूची वर्तमान में हैं। 8 अनुसूची मूल संविधान में थी। 4 अनुसूचियां समय समय पर विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधनों के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। अगर हम प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची में मिलते हैं कौन से? संघ एवं राज्य क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें मिलेंगे पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन से संबंधित प्रावधान। तृतीय अनुसूची की अगर हम बात करें तो तृतीय अनुसूची में मिलता है शपथ, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची की अगर हम बात करें तो अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित विशेष प्रावधान है। अगर साथियों बात करें किसकी? छठवीं अनुसूची की, तो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, विशेष रूप से इनके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। 8वीं अनुसूची में आपको मिलेगा भाषाएं कि संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जिनकी मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 हो गई हैं। अब ये तो थी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां। अगर हम बात करें कि 4 जो अनुसूचियां जुड़ी हैं वो संविधान संशोधनों के द्वारा जुड़ी हैं, तो साथियों आपको पता होगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जमींदारी और भू राजस्व व्यवस्था के वो मतलब जो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो है दल बदल से संबंधित। और 11वीं अनुसूची जो है वो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान मिलेंगे आपको। और 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जुड़ेगी, जो किससे संबंधित है? नगरीय प्रशासन से। ये है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, पूरी की पूरी 12 है। लेकिन दोस्तों, चलते हैं एक एक अनुसूची की ओर और विस्तृत रूप से हम व्याख्या करेंगे। एक एक अनुसूची से किस किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है वो भी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप अंत तक इस क्लास को देखें, अंत तक बने रहें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं आज आपको अनुसूची से संबंधित एक भी डाउट छोड़ने वाला नहीं हूं। सारे डाउट आपके एक ही क्लास में क्लियर होंगे अनुसूची से संबंधित। चलते हैं प्रथम अनुसूची की ओर। थोड़ा सा प्रथम अनुसूची की ओर चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे हम प्रथम अनुसूची की बात करें, किसकी? प्रथम की। अब प्रथम अनुसूची में अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें मिलेगा क्या? इसमें मिलेगा संघ, हमारे जो यूटी हैं उनके नाम, उनकी सीमा और उनकी न्यायिक क्षेत्र।
क्लियर है? ये तो है अनुसूची से। लेकिन अब आपका सवाल ये होना चाहिए मुझसे कि सर ये जो प्रथम अनुसूची में मिलता है ये तो भाग 1 में भी वर्णित है, भाग 1 है, और भाग 1 में आप पढ़ोगे आर्टिकल 1 से लेकर 4। आर्टिकल जो 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत किनका संघ है? राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश होगा। आर्टिकल 2 केवल बाहरी राज्यों पर लागू होगा, जैसे आप पढ़ते हो सिक्किम भारत में मिला है। और अगर हमें भारत के अंदर ही विद्यमान किसी राज्य के नाम सीमा में संशोधन करता है तो वो होगा आर्टिकल 3 के तहत। अब आपका प्रश्न होगा कि सर संघ का नाम मतलब एक तरह से कहें कि राज्यों के नाम और यूटी के नाम, उनकी सीमाएं, उनके सीमाओं में परिवर्तन, ये तो हमें देखने को मिलते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 में, भाग 1 में। आप बता रहे हो प्रथम अनुसूची में भी यही है, तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि यही है, भाग 1 में भी यही मिलता है, लेकिन भाग 1 में डिटेल्स में नहीं है। भाग 1 में जैसे एक तरह से कहें आर्टिकल 1 में प्रावधान ये है, आर्टिकल 2 में प्रावधान ये है, आर्टिकल 3 में प्रावधान ये है, आर्टिकल 4 में प्रावधान ये है। अब इनकी अगर आपको विस्तृत व्याख्या देखनी हो, क्या देखनी हो? विस्तृत व्याख्या देखनी हो तो आपको जाना कहां पड़ेगा? अनुसूचियों में। ये अंतर है अनुच्छेद और अनुसूची में। अनुच्छेद में क्या किया है? अनुच्छेद में ज्यादा विस्तृत विवरण नहीं है। अब जैसे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में दे दिया संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दे दिए, सीमा दे दी, कोई परिवर्तन करना हो यहां लिख के तो बता दिया कि आर्टिकल 1 में ये है, 2 में ये है। लेकिन अगर आपकी विस्तृत व्याख्या देखनी हो तो आप कहां जाओगे? अनुसूची में जाओगे। ये है आर्टिकल और अनुसूची में अंतर। समझ में आया? दोबारा और क्लियर कर दूं कि एक तरह से अगर संविधान निर्माता सारा का सारा डिटेल विवरण इसी में देते तो संविधान थोड़ा पढ़ने में जटिल हो जाता। इस जटिलता के समाधान के लिए उन्होंने भाग 1 और अनुसूची अलग अलग कर दी। क्लियर है? जैसे आप कोई बुक देखते हो तो बुक में आप जाओगे, बुक में फर्स्ट पे इंडेक्स बनी रहती है, पेज नंबर इतने से इतने लेकर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, लेकिन डिटेल्स में आपको कहां मिलेगा? वो पीछे जैसे ही आप पेज नंबर वो खोलोगे तो वहां मिलेगा। तो दोस्तों यही अंतर है कि आर्टिकल्स में तो संविधान निर्माताओं ने बता दिया कि आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, लेकिन अगर इससे संबंधित आपको विस्तृत व्याख्या देखनी है तो वो आपको मिलेगी किसमें? अनुसूचियों में। आशा करता हूं क्लियर होगा। चलते हैं प्रथम अनुसूची की ओर। दोस्तों पहली अनुसूची की अगर बात करें तो अभी हमने बताया था कि पहली अनुसूची में आपको क्या मिलेगा? संघ राज्य जो है, राज्यों के नाम मिलेंगे, उनकी सीमाएं मिलेंगी, उनके न्यायिक क्षेत्र मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी नाम, उनकी सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्रों से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 1 में आपने को देखने को मिलते हैं। अब यहां से एग्जामिनर एक बहुत अच्छा प्रश्न करता है। क्या करता है? बहुत अच्छा प्रश्न करता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न करेगा यहां से संबंधित, तो देखो पहले तो डिटेल में पढ़ लें पहली अनुसूची एक्चुअल में है क्या। पहली अनुसूची की बात करें हम तो राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र हैं, संघ शासित प्रदेश यूटी यूनियन टेरिटरी, इनके नाम मिलेंगे आपको, उनके न्यायिक क्षेत्र मिलेंगी, सीमाएं मिलेंगी। क्लियर हुआ होगा दोस्तों? और यही विवरण अगर आपको आर्टिकल से रिलेटेड आ जाए तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 भारतीय संविधान के भाग 1 में भी संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है आपको। तो देखो 3 चीजें राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड आपको 3 याद रखनी है। प्रथम अनुसूची आपको याद रखनी है, दूसरा आपको भाग 1 याद रखना है, और अगर आर्टिकल्स की बात करता है तो आर्टिकल 1 से लेकर 4। अनुसूची के साथ साथ जहां जहां अनुसूचियों से रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे मैं वहां पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब देखिए अगर एग्जामिनर यहां से आपको प्रश्न पूछे तो वो देखो किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न देखिए स्क्रीन पर कैसा है कि भारत के किसी राज्य के नाम, सीमा तथा न्यायिक क्षेत्र में क्या करना है? परिवर्तन अगर होता है तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा? कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो अभी हमने डिटेल में पढ़ा था पिछली स्लाइड में दोस्तों कि भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम,
सीमा एवं न्यायिक क्षेत्र से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है? वो है पहली अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। अगर एक दूसरा प्रश्न देखूं मैं, तो दूसरा प्रश्न देखो ऐसे बन सकता है कि अगर किसी भारतीय राज्य के नाम, सीमा और न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो कौन कौन से भागों पर इफेक्ट पड़ेगा? बताओ कौन कौन से भाग प्रभावित होंगे? तो देखो प्रभावित होगी पहली अनुसूची। आपको जो भी संशोधन है वो पहली अनुसूची में भी करना पड़ेगा। आपको जो भी वो है वो भाग 1 में भी करना पड़ेगा। और आपके आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो अगर किसी राज्य के या संघ शासित प्रदेश के नाम में, सीमा में, न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो पहली अनुसूची इफेक्ट होगी, साथ में भाग 1 और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ये 3 चीज हैं जो आपको याद रखनी है संघ शासित प्रदेश और राज्यों के नाम, सीमा और न्यायिक क्षेत्रों से संबंधित। क्लियर है? चलते हैं दूसरी अनुसूची की ओर। पढ़ें दूसरी अनुसूची। फर्स्ट जो अनुसूची है वो दोस्तों क्लियर हुई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर देगी। दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों संचित निधि पर भारित वेतन की बात की गई है। किसमें की गई है? संचित निधि पर जो भारित वेतन है उससे रिलेटेड बात कौन सी अनुसूची में की है दोस्तों? तो वो की है दूसरी अनुसूची में, जिसमें पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित जो प्रावधान है वो किए गए हैं। क्लियर है? पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको मिलेंगे देखने को किसमें? दूसरी अनुसूची में। अब दोस्तों ये जो केंद्र की संचित निधि है, संघ एवं राज्य दोनों की जो पदाधिकारी हैं, अब यहां से एग्जामिनर एक प्रश्न तो आपसे ये पूछ सकता है कि पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? क्लियर है? या प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्न में से कौन से पदाधिकारी के वेतन, भत्ते और पेंशन से प्रावधान नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते का प्रावधान अनुसूची 2 में किया गया है। अगर हम संघ की बात करें तो देखिए संघ में कौन है? राष्ट्रपति है। और राज्य में अगर बात करें तो राज्य में कौन है? राज्यपाल है। संघ में राष्ट्रपति है और राज्य में वही काम कौन कर रहा है? राज्यपाल है। अगर हम बात करें संघ की तो संघ में कौन है? राज्यसभा का सभापति है और राज्यसभा का उपसभापति है। राज्यसभा का उपसभापति की अगर बात करें तो ये पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ये आपको पता ही होगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। तो एक तरह से कहें तो उपराष्ट्रपति के वेतन, भत्तों से संबंधित प्रावधान भी किसमें है? दूसरी अनुसूची में। लेकिन दोस्तों उपराष्ट्रपति कभी भी राज्य मतलब अपने पद का वेतन नहीं लेता है, वो लेता है वेतन राज्यसभा के सभापति का। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों से संबंधित जो प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे वेतन, भत्तों से, वो भी मिलते हैं दूसरी अनुसूची में। इधर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में विधान परिषद के सभापति हैं और उपसभापति हैं। संघ में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। राज्य में विधानसभाओं के कौन है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और इधर राज्यों में हाई कोर्ट के जज। और संघ में एक नाम और याद रखना है आपको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। इन सब की वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान आपको कहां देखने को मिलेंगे दोस्तों? अनुसूची 2 में। क्लियर है? तो देखो डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों की बात अनुसूची 2 में, राज्यों के राज्यपाल के वेतन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन, साथ में आप पढ़ोगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। ये जो पदाधिकारी हैं इनके वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी जो प्रावधान है वो आपको देखने को मिलेंगे अनुसूची 2 में। क्लियर है? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो रहा हूं।
क्लियर है, समझ में आया होगा। इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं पहले हम, क्या अनुसूची दो से देखो किस प्रकार का प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर। तो क्वेश्चन ये रहा, अब आप देखोगे कि निम्न में से किसके वेतन भत्तों का प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि नहीं वाले प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी उसमें हैं वो याद होने चाहिए। तो दूसरी अनुसूची में कौन कौन से थे, राष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति थे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की और कैग की, वो भी हैं। अगर राज्यों में बात करें तो राज्यपाल है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं, और कौन से रह गए, हाई कोर्ट के जज। इनके जो वेतन भत्ते हैं वो दोस्तों अनुसूची 2 में है। क्लियर है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को हल करो। देखिए, निम्न में से किसके वेतन भत्तों का प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें, इसका भी है, मुख्य चुनाव आयुक्त, गौर करो, अभी बताया था क्या मैंने, नहीं है, तो सी का नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बिल्कुल है। अगर हम बात करें ऑप्शन ई, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, क्रॉस। तो देखिए ऑप्शन 1 ए और बी बिल्कुल है इनका। तो हमारा आंसर क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं है, तो नहीं वाला करो आप। दूसरा है ए और डी, ए में लोकसभा अध्यक्ष है, डी में कैग है, तो ये भी सही है। आप देखिए तीसरा है ए बी और डी, ए में आपका ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल इसको तो मिलता है। बी की बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको भी मिलता है। डी की बात करें कैग, इनको भी मिलता है। तो इसका मतलब दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताने की कृपा करें। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सी और ई, मुख्य चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उसके वेतन भत्तों का प्रावधान तो आपको अनुसूची 2 में देखने को मिलता ही नहीं है। चलते हैं तीसरी अनुसूची की ओर। थर्ड अनुसूची, तीसरी अनुसूची में मिलती है शपथ का प्रावधान। जितने भी पदाधिकारी हैं, जिस प्रकार से वेतन भत्ते थे दूसरी अनुसूची में, इस प्रकार क्या है, एक बिंदु और नोट करना है आपको अनुसूची 2 में। आप कहीं भी नोट लगा के लिख सकते हैं कि दोस्तों हाई कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जजेज को क्या होगा, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन क्या मिलेगी, पेंशन तो ये मिलती है केंद्र की संचित निधि से। क्लियर है। ये थोड़ा नोट लगा के आप कहीं भी नोट मतलब लिख सकते हो कि हाई कोर्ट के जज को जो पेंशन मिलेगी सेवानिवृत्ति के बाद, तो वो कहां से मिलेगी, वो केंद्र की संचित निधि से मिलती है। चलते हैं तीसरी अनुसूची की ओर। और तीसरी अनुसूची में दोस्तों मिलती है शपथ। क्या मिलेगी, शपथ। विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। अब बात करें कि कौन कौन सी शपथ हैं जिनका प्रावधान तीसरी अनुसूची में है, तो आप देखेंगे, पहले देखते हैं हम संघ में। संघ में अगर बात करें तो आपको पता होता है सबसे पहले होते हैं संसद के सदस्य अर्थात सांसद। अब सांसद पद के लिए देखो पूरी क्लियर करेंगे क्योंकि इसमें सांसद से रिलेटेड 3 शपथ मिलेंगी, इसी प्रकार विधायक से संबंधित मिलेंगी। अब देखिए जैसे अभी हाल ही में रिसेंटली इलेक्शन हुए, इलेक्शन जब कोई भी कैंडिडेट उम्मीदवार होगा तो उम्मीदवार बनने के लिए जब वो फॉर्म फिल करता है, तो जब वो शपथ लेता है निर्वाचन अधिकारी के यहां, तो उस शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है। अर्थात सांसद पद की उम्मीदवारी का पहले सबसे पहले कहां प्रावधान मिलेगा, अनुसूची 3 में। अब जैसे ही सपोज करो एक लोकसभा क्षेत्र से 5, 7, 10 या 15 जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए, वो सब के सब जो शपथ लेंगे उसका प्रावधान अनुसूची 3 में है। अब उन सब में से इलेक्शन होने के बाद एक कैंडिडेट विजयी होगा और विजयी होने के बाद जब वह सांसद पद की शपथ लेगा तो उसमें भी अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। अब सपोज करो उसी सांसद को मंत्री बना दिया जाए, तो मंत्री बनने पर मंत्री पद की शपथ का उल्लेख भी कहां मिलेगा, अनुसूची 3 में मिलेगा। तीनों बात क्लियर है।
पहले सांसद पद के उम्मीदवार, फिर सांसद इलेक्ट होने के बाद, और अगर सांसद को क्या बना दिया जाए, मंत्री। इसके बाद संघ में बात करते हैं हाई कोर्ट के जज अनुसूची 3 के तहत क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। इसके बाद हम बात करें कैग की, तो कैग की शपथ का प्रावधान भी भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में मिलेगा। क्लियर है। राज्यों पर भी यही बात लागू होती है। राज्यों में आपको पता होगा विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य अर्थात एमएलए या एमएलसी के सदस्य होंगे, तो सबसे पहले तो उम्मीदवार खड़ा होगा जो भी इलेक्शन में, वो शपथ लेगा। उसके बाद कोई भी उनमें से एक उम्मीदवार विजयी हो जाएगा तो फिर वो एमएलए या एमएलसी की शपथ लेगा जब बन जाएगा तब। उसके बाद इनमें से किसी को एक मंत्री बना दिया जाता है, तो मंत्री पद की शपथ का प्रावधान भी भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में है। और हाई कोर्ट के जज की शपथ का प्रावधान भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अनुसूची 3 में। मैंने अनुसूची 2 में भी जिस प्रकार का प्रश्न आपको बताया था, उसी प्रकार का प्रश्न दोस्तों यहां से भी बन सकता है। अब कैसे बनेगा, मैंने बताया था नहीं वाले प्रश्नों को सही करने के लिए आपको जिन जिन की शपथ का प्रावधान इसमें मिलता है वो याद होना चाहिए। तो एक प्रश्न तो यहां से बनने की संभावना रहती है ये कि निम्न में से अनुसूची 3 में किसकी शपथ का प्रावधान नहीं है। एक इसमें विशेष आपको क्या याद रखना है वो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 3 ऐसे पद हैं मुख्य जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में आपको नहीं मिलेगा। पहला पद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शपथ आप देखते हो कहां पर है, आर्टिकल 60 में। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 69 में, और राज्यपाल की शपथ की हम बात करें तो अनुच्छेद 159 में आपको देखने को मिलता है। ये 3 प्रमुख पद आपको याद रखने हैं जिनकी शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है। क्लियर है। पढ़ते हैं डिटेल में, एक बार समझ लो। वैसे मैंने बता दिया है अनुसूची 3 में आपको मिलेगी पदाधिकारियों की शपथ, जिसमें संघ में मिलेंगे सांसद, एमपी पद का जो भी उम्मीदवार होगा वो। इसके बाद सांसद बन जाएगा तब भी शपथ लेगा। फिर वो ही सांसद अगर मंत्री बन जाता है तो दोस्तों मंत्री पद की शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में है। सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनकी शपथ का प्रावधान, कैग की शपथ का प्रावधान। अगर राज्यों की हम बात करें तो देखो विधायक होगा एमएलए या एमएलसी पद का उम्मीदवार, फिर वो विधायक बन जाएगा, फिर उसके बाद उसी विधायक को मंत्री बना दिया जाए। और उच्च न्यायालय के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, इनकी शपथ का प्रावधान आर्टिकल वो अनुसूची 3 में आपको देखने को मिलता है। अब जो विशेष बात है अनुसूची 3 से वो देखते हैं राष्ट्रपति की शपथ। महत्वपूर्ण है, नोट लगा लेना बिल्कुल स्टार। राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 60 में आपको मिलेगा, अर्थात राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। 3 पद आपको याद रखने हैं जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलेगा आपको। एक उपराष्ट्रपति है, इसकी शपथ का भी उल्लेख अनुच्छेद 69 में वर्णित है। इसके बाद हम बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल की शपथ का प्रावधान आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 159 में। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष हैं उनकी कोई अलग से किसी प्रकार की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। और इसी प्रकार हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्षों की, तो दोस्तों इनकी शपथ का भी प्रावधान भारतीय संविधान की किसी भी अनुसूची या अनुच्छेद में नहीं है। क्लियर है। कोई डाउट है तो मैं अभी बता सकता हूं। देखो अनुसूची 3 में शपथ मिलेंगी संघ और राज्य में, वो क्लियर कर दिया है। 3 पद आपको विशेष रूप से देखने हैं, राष्ट्रपति है दोस्तों, उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल है। इन 3 की शपथ आपको अलग से आपको आर्टिकल याद रखने हैं। आर्टिकल 60 की अगर बात करें तो आर्टिकल 60 में आपको मिलेगी राष्ट्रपति की। आर्टिकल 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति की। आर्टिकल 159 की अगर मैं बात करूं तो आपको शपथ का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 159 में। क्लियर हुआ होगा। चलते हैं चौथी अनुसूची की ओर। देखो चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची की बात करें दोस्तों तो चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है दोस्तों वो आपको देखने को मिलता है कहां, अनुसूची 4 में। अब आप कहोगे कि सब राज्यसभा का तो अनुच्छेद 80 भी है। बिल्कुल अनुच्छेद 80 भी है। अनुच्छेद 80 में आपको राज्यसभा के अधिकतम जो सदस्य संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 250 है। इसका भी हम डिवाइडेशन करें
तो 238 जो हैं वो तो निर्वाचित होंगे और 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी आपको पता है। ये सब किस में वर्णित है, आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 राज्यसभा से संबंधित है। अब राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होगा दोस्तों वो होगा जनसंख्या के अनुपात में। किसमें होगा, जनसंख्या के अनुपात में। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है उसमें जो सदस्य संख्या होगी वो सबसे अधिक होगी। और आपको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो हमारा प्रदेश है वो कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक राज्यसभा संसद में जाते हैं सदस्य चुनकर। उनकी संख्या भी आप साथ में याद रख सकते हो, तो 31 है। अगर राजस्थान के विशेष संदर्भ की हम बात करें तो राजस्थान से कितने राज्यसभा के सदस्य हैं दोस्तों, तो वो आपको याद रखने हैं 10 सदस्य हैं दोस्तों जो राज्यसभा से मतलब राजस्थान से राज्यसभा में पहुंचते हैं, तो उनकी संख्या 10 है। और अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है जनसंख्या के अनुपात में। और जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। तो सर्वाधिक सदस्य भी कहां से जाएंगे, उत्तर प्रदेश से जाएंगे। और उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य जाते हैं दोस्तों, 31। कितने जाते हैं, 31 जो सदस्य हैं दोस्तों वो 31 सदस्य जाते हैं उत्तर प्रदेश से। और क्यों जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान से 10 राज्यसभा सदस्य हैं, वो आप याद रखेंगे। राज्यसभा से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 80 है। कुल सदस्य संख्या अगर राज्यसभा की आपसे पूछी जाए तो वो 250 है, जिसमें से 238 तो होते हैं निर्वाचित और 12 होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। क्लियर है। देखो 5वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 5वीं अनुसूची की बात करें हम दोस्तों, 5वीं अनुसूची में आपको मिलेगा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अब देखो 5वीं और 6वीं अनुसूची में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 6वीं अनुसूची में भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है, लेकिन विशेष रूप से उसमें 4 राज्यों के लिए किए गए हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं 5वीं अनुसूची और फिर पढ़ेंगे 6वीं अनुसूची। अब देखिए 5वीं अनुसूची में एक्चुअल में है क्या, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। देखो दोस्तों, जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है। क्लियर है। तो आपसे अगर एग्जामिनर ये प्रश्न करे कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र अगर घोषित किया जाएगा तो वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगर इन क्षेत्रों के प्रशासन की मैं बात करूं आपसे, तो प्रशासन कौन संभालेगा, राज्यपाल संभालेगा। आप पढ़ते हो अंतरराज्यीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाता है। ये सब क्या है, आपके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है जो आपको आर्टिकल अनुसूची कौन सी में, 5 में देखने को मिलता है। तो अगर एग्जामिनर देखो सीधा सा एक प्रश्न बनता है यहां से, वो बनता है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान कौन भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो दोस्तों आपको याद रखना है वो अनुसूची है 5वीं। चलते हैं 6वीं अनुसूची की ओर। 6वीं अनुसूची आप पढ़ोगे तो मैंने अभी आपको बताया था 4 स्टेट हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहां से यही प्रश्न करता है। अब देखो एग्जामिनर कैसा प्रश्न करेगा, जैसे निम्न में से कौन से राज्य के प्रशासन का प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि 4 जो राज्य है ना, वो 4 राज्यों से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं विशेष रूप से अनुसूची 6 में। मैंने अभी बताया था 5वीं अनुसूची में भी हैं, लेकिन एक्चुअल में इन 4 राज्यों की बात करें ना, जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। एक्चुअल में यहाँ के जो लोग हैं ना, इनकी जो संस्कृति है वो विशेष प्रकार की है। कैसी है, विशेष प्रकार की है। एक तरह से मैं आपको बात करूं तो अभी ये समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं, मुख्य धारा में जुड़े भी नहीं है ये लोग। इसलिए भारतीय संविधान की अनुसूची जो 6 है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में के जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करती है।
और ऐसा वर्णन आपको मिलेगा किसमें? अनुसूची 6 में। क्लियर है? अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा वो देखिए। प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन से राज्यों का प्रशासन कौन सी अनुसूची में दोस्तों? 6वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। अब नहीं है इसका मतलब आपको याद होना चाहिए कि किस किस का है। तो अभी मैंने बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य ऐसे हैं जिनके प्रशासन का जो प्रावधान है वो मिलेगा कहां? अनुसूची 6 में। तो देखो मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा डी। अरुणाचल प्रदेश का जो प्रावधान है वो 6वीं अनुसूची में नहीं है। एक आपको और याद रखनी है कि आपको याद होगा लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद से लद्दाख को भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में जोड़ने के लिए कवायद जारी की जा रही है। तो अगर भविष्य में जब भी ऐसा होगा तो इसमें अनुसूची 6 में राज्यों की संख्या 5 हो सकती है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि हाल ही में कौन से मतलब ये जो वो है लद्दाख है मतलब उसको मिलाने का जो प्रयास है मतलब कवायद है वो जारी है। तो वो कहाँ की है? लद्दाख की है। ये आपको याद रखना है करंट के साथ भी। चलते हैं 7वीं अनुसूची की ओर। 6 अनुसूचियों से संबंधित किसी प्रकार के डाउट मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको नहीं रहे होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी लगता है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। आपका जो भी डाउट आपको होगा उसका रिप्लाई आपको निश्चित रूप से मिलेगा। 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें मिलता है शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा किस किस में होगा? तो शक्तियों का बंटवारा होगा संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच। अब संघ और राज्य के मतलब शक्तियों से मतलब है कि कुछ विषय दिए गए हैं कि इस विषय पर मतलब इस विषय पर तो जो कानून है वो संघ बनाएगा, इस विषय पर राज्य बनाएगा। और इसके बाद आप देखते हो तो समवर्ती सूची भी मिलती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार का विरोधाभास होता है तो किसका कानून मान्य होगा दोस्तों? तो वो मान्य होगा केंद्र का। तो 7वीं अनुसूची में अगर आपको शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा 3 पार्टों में। कितने पार्टों में दोस्तों? 3 पार्टों में। और आपको पता होगा कि एक संविधान संशोधन होगा 42वां जिसके द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाए जाएंगे और समवर्ती सूची में मिला दिए जाएंगे जिसमें आपको विषय भी पढ़ेंगे। चलते हैं डिटेल में। 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के मध्य किसका बंटवारा है? शक्तियों का बंटवारा है। अब शक्ति किसमें है? देखो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, एक अवशिष्ट सूची भी होती है। अब इसमें जो 7वीं अनुसूची में देखने को आपको मिलेगा वो मिलेगा संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची की अगर हम बात करें दोस्तों तो संघ सूची में मूल संविधान में विषय थे 97 और वर्तमान में विषय बढ़कर हो गए हैं 100। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कितने विषय थे? पहले 66 और वर्तमान में 5 घट गए हैं और जो जुड़कर कहां पहुंच गए हैं? समवर्ती सूची में। इसलिए वर्तमान में कितने विषय हो गए? 61। और अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो पहले विषय 47 थे और अब बढ़कर 5 बढ़ गए इधर और 5 बढ़कर वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 52। और आपको इससे रिलेटेड एक संविधान संशोधन भी याद रखना है 42वां। कौन सा? 42वां जो संविधान संशोधन है वो होगा 1976 में और 5 विषय राज्य सूची से हटाए जाएंगे और समवर्ती सूची में जोड़ दिए जाएंगे। पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्लियर है? देखो संघ सूची की अगर हम बात करें दोस्तों तो संघ पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास है। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य पर कानून राज्य बनाएगा राज्य सूची पर। और अगर समवर्ती सूची की हम बात करें तो केंद्र व राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। और लेकिन अगर किसी प्रकार का विरोधाभास होता है तो किसके द्वारा जो बनाया गया कानून मान्य होगा? तो आपको याद रखना है कि केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो ही मान्य होगा। चलते हैं, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय, कितने विषय? 5 विषय राज्य सूची से हटाए जाएंगे और समवर्ती सूची में जोड़ दिए जाएंगे। यहां से पांचों के पांचों विषय आपको याद रखने हैं
क्योंकि यहां से प्रश्न ये भी बनने की संभावना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन से विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़े गए, तो ये भी आपको याद रखना है। अब 5 विषय कौन कौन से हैं देखो, वन, वन्यजीव, शिक्षा, न्यायिक प्रशासन, माप तोल की इकाइयां, ये 5 जो विषय थे इनको राज्य सूची से हटा दिया और समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। एग्जामिनर यहां से खूब प्रश्न करता है, शिक्षा खूब कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो शिक्षा विषय है वो कौन सी सूची का विषय है, तो आपको याद रखना है कौन सी सूची का है, समवर्ती सूची का विषय है। वन एवं वन्यजीव कौन सी सूची के विषय हैं वर्तमान में, समवर्ती सूची के विषय हैं। तो 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उससे संबंधित प्रावधान है 7वीं अनुसूची में। देखते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है भाषा। क्या मिलेंगी, भाषा। संविधान ने जितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी है उन भाषाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलता है दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में। अब अगर बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14। तो यहां से 8वीं अनुसूची से पहला प्रश्न बनेगा, देखो कि भाषा मतलब संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो आपका आंसर होगा 8वीं अनुसूची। क्लियर है। अगर एग्जामिनर पूछता है कि भाई ये बता दो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी मूल संविधान में, तो आपका आंसर होगा 14। लेकिन वो कहे नहीं मैं तो वर्तमान की पूछूंगा, तो आपको वर्तमान में याद रखना है कि वर्तमान में अगर 8वीं अनुसूची में भाषाएं पूछे तो भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 22 है। तीनों क्लियर हैं। अब देखो, अब मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी, एक तो वो, इसके बाद में समय समय पर होंगे 3 संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले सिंधी जुड़ेगी, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा वो कौन सी, ये मणिपुरी है, कोंकणी है और नेपाली को जोड़ा जाएगा। और अगर 92वें संविधान संशोधन की बात करें तो बोडो है, डोगरो है, मैथिली और संताली, 4 भाषाओं को जोड़ा जाएगा और वर्तमान संविधान में भाषाएं हो जाएंगी 22। क्लियर है। अब देखो पहले पढ़ते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची से डिटेल में। इसमें मिलेगा कि आपको मान्यता प्राप्त जो भाषा है संविधान द्वारा उनका वर्णन मिलता है। अगर मूल संविधान की बात करें हम दोस्तों तो इसमें 14 भाषाएं थी। अगर वर्तमान में बात करें तो इसमें 22 भाषाएं हैं। समय समय पर संविधान संशोधन पहले 21वां हुआ 1967 में और एक भाषा जुड़ी, पहले थी 14 और यहां भाषाओं की संख्या हो गई 14 + 1 = 15। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन होगा 1992 में और 1992 में जुड़ेंगी 3 और 15 + 3 बराबर हो गई 18 भाषाएं। तो अगर 92 की बात करें तो 1992 तक आते आते भाषाएं हो गई 18। और अगर 92 संविधान संशोधन 2003 की बात करें तो 2003 में 3 भाषाएं, वो 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। और वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। कोई डाउट, क्लियर है। अगर हम बात करें इस प्रकार भारतीय संविधान में अब तक कुल कितनी भाषाएं हो गई दोस्तों, तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब देखो 14 भाषाओं की अगर हम बात करें मूल संविधान में भाषाएं, मूल संविधान में कितने, मूल संविधान में, तो दोस्तों सबसे पहले मूल संविधान की बात करें तो आपको पता है कितनी थी, 14। कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में, 14 भाषाएं थी, जिसमें एक असमिया, दूसरी की अगर हम बात करें तो बंगाली, कौन सी है, बंगाली। तीसरी भाषा की हम बात करें गुजराती, कौन सी भाषा हो गई दोस्तों, गुजराती। एक भाषा की बात करें हम तो हिंदी। फिर हो गई आपकी कन्नड़, आपकी लैंग्वेज कौन सी हो गई, कन्नड़, सॉरी 6वें नंबर की, छठवें नंबर की जो भाषा है वो हो जाएगी आपकी कन्नड़, वो सॉरी
कहाँ गया, सॉरी, ये हो गई छठवें जो है वो हो गई आपकी कश्मीरी, कन्नड़ हो गई पहले ही और अब हो गई आपकी कश्मीरी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एक भाषा और है मलयालम। कौन सी भाषा है दोस्तों, मलयालम। एक भाषा है आपकी मराठी, और मराठी के बाद हम बात करें तो एक भाषा है आपकी पंजाबी, पंजाबी के बाद तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, एक मिनट, ये कौन से नंबर की होगी साथियों, 12 नंबर पे भाषा है आपकी तेलुगु के बाद संस्कृत। कौन सी हो गई, संस्कृत भी भाषा है। अगर हम 13वें नंबर की भाषा की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी उड़िया, और 14वें नंबर पे हो जाएगी आपकी उर्दू। ये 14 भाषाएं हैं दोस्तों जो भारतीय संविधान में मूल में थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। लेकिन 21वां संविधान संशोधन होगा और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जुड़ जाएगी सिंधी, और यहां पर आते आते भाषाएं हो जाएंगी 15। 71वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी मणिपुरी है, आपकी नेपाली है और आपकी कोंकणी है। ये 3 जो भाषाएं हैं वो जोड़ दी जाएंगी और यहां हो जाएगी 18। अगर 92वें संविधान संशोधन की हम बात करें तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो है, डोगरी है, आपकी मैथिली है और आपकी संथाली है। कौन सी है, संथाली। और इस प्रकार वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 22। क्लियर है। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। 3 संशोधन 21, 71 और 92 के द्वारा समय समय पर पहले सिंधी जुड़ेगी, फिर मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जुड़ेंगी, फिर बोडो, डोगरी, मैत्री और संताली जुड़ेगी, और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाएं हो जाएंगी 22। चलते हैं दोस्तों नवी अनुसूची की ओर। नवी अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी। ठीक, क्या नहीं थी, क्यों, क्योंकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। अब नवी अनुसूची को जोड़ा जाएगा कोई ना कोई संविधान संशोधन के द्वारा। तो पहले तो आपको यही याद होना चाहिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होगा। और भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी जाएगी दोस्तों, तो वो अनुसूची है आपकी नवी। अब नवी अनुसूची में है क्या, तो नवी अनुसूची में दोस्तों है भूमि सुधारों और जमींदारी जो व्यवस्था है उनके उन्मूलन से संबंधित जो प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे नवी अनुसूची में। क्लियर है। तो 2 प्रश्न आपको यहीं से नवी अनुसूची से। पहले तो संविधान संशोधन याद रखना है, कौन सा हुआ है, पहला कब हुआ है, 1951 में हुआ है। दूसरा संबंधित किससे है नवी अनुसूची, तो भू सुधारों और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित है। क्लियर है। अब देखो इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है। इस अनुसूची में जो बहुत अच्छी बात है, ये आपको इस अनुसूची से रिलेटेड आपको याद रखना है, न्यायिक पुनरावलोकन। जब ये भूमि सुधार मतलब संबंधित जो उन्मूलन से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए थे, तो प्रथम अनुसूची में जितने भी विषय थे ना दोस्तों, उन सब विषयों पर न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकी थी। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस अनुसूची में जो भी अधिनियम डालेंगे क्या करेंगे, उसकी न्यायिक समीक्षा होगी नहीं। लेकिन सरकारें इसका करने लगी दुरुपयोग। क्यों, क्योंकि इसकी न्यायिक समीक्षा तो होनी नहीं है, तो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो भी अधिनियम बनाना होता उसको प्रथम अनुसूची में डाल देते। तब बाद में जाके आप देखोगे कि कोहल्लोवाद आएगा 2007 में और उच्चतम न्यायालय एक निर्णय देगा। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था केशवानंद भारतीवाद 24 अप्रैल 1973 को, कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम इसमें लाए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा संभव है, होगी। अब यहां से कैसे देखो क्लियर करूं। पहली अगर जब यह अनुसूची जुड़ेगी संविधान में तब तक की अगर बात करें और 2007 तक इसमें जितने भी प्रावधान थे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, यह प्रावधान था। लेकिन 2007 में जैसे ही कोहल्लोवाद आएगा,
सुप्रीम कोर्ट एक अपना जजमेंट देगा कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जो भी प्रावधान डाले गए ना उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ये आपको याद रखना है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जुड़ेगा, भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित है और इसमें जितने भी प्रावधान थे ना, जैसे प्रारंभ की बात करें 13 थे और बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या 284 हो जाएगी और अब इनकी न्यायिक समीक्षा भी प्रारंभ कर दी गई है। क्लियर है? पढ़ते हैं। पहले इसका न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया था। अगर प्रारंभ में बात करें तो मूलतः इसमें केवल 13 अधिनियम होते थे, इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों? 284 हो गई है। कुहल्लो बाद आएगा 2007 में, इसमें उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय देगा कि 24 अप्रैल 1973, कौन सा बाद? केशवानंद भारतीवाद वाली डेट है। इसके बाद जो भी इसमें शामिल कानून है उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्लियर है? पहले न्यायिक पुनरावलोकन नहीं था, लेकिन कुहल्लो बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि अब इसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा, लेकिन एक डेट दे दी। कब का? 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इसमें जो कानून है उन सब की आप न्यायिक समीक्षा कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची। 9 अनुसूची हमने कर ली है, 10वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची जो संबंधित है वो है दल बदल से। किससे है? दल बदल से। दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है, निर्भरता संबंधी प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं 10वीं अनुसूची में। आपने एक कहानी खूब सुनी होगी दोस्तों, आया राम गया राम वाली। एक्चुअल में इस अनुसूची को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो आपको ये याद रखना है कि ये जो अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, तो बाद में एक अमेंडमेंट होगा। कौन सा? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ेंगे। जरूरत क्यों पड़ी? कि एक्चुअल में इसका जो उद्देश्य था ना दोस्तों, वो था राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाना। आया राम गया राम की कहानी ये थी, जैसे सपोज करो आज किसी के नेतृत्व में सरकार बनी, पता चले कुछ दिनों के बाद वह सरकार गिर जाए, अस्तित्व में नहीं रहे। इसका कारण ये था कि किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर कुछ जो सदस्य थे वो दल बदल लेते थे और जैसे ही दल बदलते दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते। तो इस प्रकार सरकारों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। अब इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी। दल बदल से संबंधित जो भी योग्यताएं थी, निर्भरताएं थी, उनसे संबंधित प्रावधान इसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 10वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। अब जब मूल संविधान में नहीं थी तो संविधान संशोधन होगा। तो दूसरा आपको याद रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन करेंगे हम दोस्तों? तो 52वां संविधान संशोधन करेंगे। और कब करेंगे? 1985 में। और इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि एक्चुअल में इसको लाने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो साथ ही हो इसका उद्देश्य था कि राजनीतिक लाभ के लिए जब कोई सदस्य दल बदल कर लेता था तो उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकारों को ये 10वीं अनुसूची लानी पड़ी। क्लियर है? अब इसके बाद इसमें एक संविधान संशोधन होगा 91 अमेंडमेंट के द्वारा इसमें कुछ और संशोधन किए जाएंगे। जैसे आप देखते हो, अगर किसी भी दल के 1/3 सदस्य क्या करते हैं? दल बदल करते हैं, तो उन पर दल बदल लागू नहीं होगा। 2/3 सदस्य अगर एक साथ दल बदलते हैं, जैसे अभी पिछली अशोक गहलोत सरकार में राजस्थान में आपने देखा होगा, सपा वाले सदस्य सबके सब कांग्रेस में मिल गए थे। तो यही कारण था, उन पर दल बदल लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सारे के सारे सदस्य जब दूसरे दल में चले जाएंगे तो उन पर दल बदल लागू नहीं होगा। भाई मैक्सिमम 2/3 होने चाहिए। 2/3 से अगर कम है तो दल बदल का दोषी माना जाएगा और सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरे दल में जाते हैं तो दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। एक तो ये प्रावधान इसमें किया 91 संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा किया कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी पार्टी का है निर्वाचित होकर गया और दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है तो उसको दल बदल का दोषी माना जाएगा और उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। अगर हम बात करें कि सपोज करो कोई व्यक्ति है निर्दलीय है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एक बार। 91 संविधान संशोधन को देखो। 91 संविधान संशोधन होगा 2002 में
और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची में कुछ परिवर्तन किए गए। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब अयोग्य किन किन आधारों पर होगा वो आपको बताते हैं। अभी देखो, पहले तो क्या है, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है और दूसरे दल में चला जाता है तो उसको दल बदल का दोषी माना जाएगा और उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर माने कोई निर्दलीय सदस्य की बात करें तो निर्दलीय सदस्य यदि कोई राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, निर्दलीय की बात हो रही है, निर्दलीय भी अगर कोई राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको भी दल बदल का दोषी माना जाएगा। दूसरी बात करें, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य, 3 प्रकार के सदस्य हैं, निर्दलीय, मनोनीत और किसी राजनीतिक दल से निर्वाचित होने वाला सदस्य, अगर स्वेच्छा से जाता है तो दल बदल का दोषी है। यदि कोई एक तरह से निर्दलीय सदस्य जाता है तो भी दल बदल का दोषी है। मनोनीत सदस्य के लिए टाइम लिमिट दे रही है 6 महीने की समाप्ति के बाद, अर्थात 6 महीने तक जाएगा, दल बदल का दोषी नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद जाता है तो उसको दल बदल का दोषी माना जाएगा और क्या होगा, उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। चलते हैं, अब देखते हैं। आप एक पॉइंट और आपको याद रखना है, स्टार लगा लो, कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दल बदल करते हैं तो उनको क्या करेंगे, आप दल बदल का दोषी नहीं मानेंगे। अभी मैंने घटना से कनेक्ट किया राजस्थान वाली से, जो आपके बसपा वाले थे, है ना, वो एक साथ चले गए थे तो उनको दल बदल का दोषी नहीं माना। 10वीं अनुसूची क्लियर हुई होगी। 11वीं अनुसूची की बात करें हम दोस्तों, कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो देखो होगा क्या। 11वीं अनुसूची में आपको खूब पता है कि 11वीं अनुसूची, एक तो एग्जामिनर आपसे यहां प्रश्न कर सकता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा पंचायती राज से संबंधित है, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 11वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाएगा तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेंडमेंट होगा। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए इसमें पंचायतों को कुछ विषय प्रदान किए गए, कुल 29। और अगर राजस्थान की बात करें तो देखो, पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है, अलग अलग राज्य अपने अकॉर्डिंग अलग अलग विषय दे सकते हैं। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कुल 22 विषय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, पढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 11वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। अब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाएगी, तो ये जोड़ी जाएगी साथियों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन होगा 1992 में। कब होगा, 1992 में होगा और 1992 के द्वारा यह संविधान में जोड़ी जाएगी। इसमें पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख आपको मिलता है। अगर बात करें तो इसमें कुल 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं। राजस्थान में अगर बात करें तो केवल 22 विषय किसको प्रदान है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं 73वें संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992, कब होगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। क्लियर है। ये जो है अगर हम बात करें कि इसको संसद में कब पेश किया गया, तो दोस्तों 16 सितंबर 1991 को इसको क्या करेंगे, हम संसद में पेश करेंगे। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो ये विधेयक है ये 22 दिसंबर 1992 को पारित हो जाएगा। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में दोस्तों ये 23 दिसंबर 1992 को पारित हो जाएगा। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं शंकर दयाल शर्मा जी, इस पर हस्ताक्षर कब करेंगे, तो राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे इसमें 20 अप्रैल 1993। कब करेंगे दोस्तों, 20 अप्रैल 1993। और अगर हम इस अधिनियम के लागू होने की बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो ये अधिनियम लागू हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू होगा दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 को। ये आपको डेट याद रखनी है। और ये जो डेट है ये आप देखिए 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज दिवस।
अगर कोई पूछे पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन को लागू कर दिया गया था। आपके सामने 5 डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहले 16 सितंबर 1991 को संसद में पेश किया जाएगा इस विधेयक, संशोधन विधेयक को। अगर हम लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा में ये 22 दिसंबर 1992 में पारित हो जाएगा। राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी हस्ताक्षर करेंगे 20 अप्रैल 1993 को, और लागू कब हो जाएगा संपूर्ण देश में? 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्लियर है? 73वां संविधान संशोधन। चलते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची की ओर। 12वीं अनुसूची की बात करें हम दोस्तों, तो 12वीं अनुसूची संबंधित है नगरीय प्रशासन से संबंधित। क्या है? नगरीय प्रशासन से संबंधित। नगरीय प्रशासन से संबंधित है, बाद में जुड़ी है, तो कोई ना कोई अमेंडमेंट होगा। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, ये इसके द्वारा संविधान में जोड़ी जाएगी। और किससे संबंधित है? नगरीय निकायों को दी गई शक्तियां और उत्तरदायित्वों का प्रावधान है। अगर इसमें कुल विषय की पूछी जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 18। इसमें कितने विषय हैं? नगरीय प्रशासन को, नगरीय जो इकाइयां हैं प्रशासन की, उनको 18 विषय भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के द्वारा प्रदान किए गए हैं। कोई डाउट अनुसूचियों से संबंधित हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको साथियों। देखो, पहली अनुसूची की अगर हम बात करें तो प्रथम अनुसूची में वर्णन मिलता है आपको किससे? संघ एवं राज्य क्षेत्रों की सीमाएं, नाम और न्यायिक प्रशासन से। दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो दूसरी अनुसूची में आपको मिलेगा वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान। तीसरी अनुसूची में आपको मिलती है शपथ। चौथी अनुसूची में मिलता है आपको जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जिसमें सर्वाधिक सीटें यूपी से हैं 31। अगर पांचवी अनुसूची की हम बात करें तो क्या मिलेगा? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। अगर छठवीं अनुसूची की मैं कहूं आपसे, तो छठवीं अनुसूची में आपको मिलेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 जो राज्य हैं, इन 4 राज्यों से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। 7वीं अनुसूची में साथियों शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में। संघ सूची की अगर हम बात करें तो मूल में 97 वो विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो पहले 66 थे, अब 61 हैं। और संवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो पहले 47 थे, अब 52 हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा दोस्तों संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख, जो मूल संविधान में थी 14। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी मणिपुरी, मैथिली और मणिपुरी है, नेपाली है और कोंकणी को जोड़ा गया। इसके बाद हम 92वें संविधान संशोधन की हम बात करें तो इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। और वर्तमान में कुल 22 भाषाएं भारतीय संविधान में हैं। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें नवी अनुसूची जुड़ेगी पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जिसमें आपको मिलेंगे भू सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान। 10वीं अनुसूची की हम बात करें तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जुड़ेगी, जिसमें मिलेंगे आपको दल बदल से संबंधित प्रावधान। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तथा बात करें हम अंतिम अनुसूची 12वीं की तो उसमें नगरीय प्रशासन से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आपने मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए जो स्नेह दिया है वो आप इसी प्रकार बनाए रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। हमारा जो मनोबल है वो, आप जब तक हमें लाइक, शेयर और कमेंट नहीं करोगे तो हमारा मनोबल ऐसा लगता है कि हम पढ़ा ही नहीं रहे। तो अगर आप हमारी वीडियोज को और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, हमें मनोबल मिलेगा।
मैं और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।